आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के अंत की कहानी पर। एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। जरा सोचिए, तारीख है 2 मई 2011। रात के 1 बज रहे हैं। पाकिस्तान का शहर है एबटाबाद। यहीं पर इतिहास बदलने वाला था। अमेरिकी सैनिक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के किले में खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और हाँ, इस मिशन का एक कोड नेम भी था, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। लक्ष्य बिल्कुल सीधा था, उसामा बिन लादेन को पकड़ो या फिर मार डालो। इस मिशन को अंजाम देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स, जो अमेरिका के सबसे एलीट कमांडो माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस कैसे गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? उनके रडार ने इन हेलीकॉप्टरों को पकड़ा क्यों नहीं? तो इसका जवाब छिपा था एक खास चीज में, और वो थी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये कोई मामूली ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं थे। इन्हें खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था ताकि रडार इन्हें पकड़ ना सके, इनकी आवाज दब जाए और इनसे निकलने वाली गर्मी का सिग्नेचर कम हो जाए। मतलब रात के अंधेरे में ये लगभग गायब हो चुके थे। लेकिन मिशन शुरू होते ही एक बड़ी गड़बड़ हो गई। चॉक 1 यानी 2 हेलीकॉप्टरों में से एक हवा के एक ऐसे बवंडर में फंस गया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, और दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट के कंट्रोल में होने के बावजूद हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा और वो एक दीवार से जा टकराया। अब इस हाई स्टेक ऑपरेशन को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आखिर ये टारगेट था कौन और उसे खत्म करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों चलाया जा रहा था? तो ये ओसामा बिन लादेन असल में एक बहुत अमीर सऊदी परिवार से आता था। उसकी कट्टरता का सफर 1979 में शुरू हुआ, जब वो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान चला गया। फिर 1988 में उसने अल-कायदा बनाया। लेकिन कहानी में असली मोड़ 1990 में आया, जब अमेरिकी सैनिक उसके अपने देश सऊदी अरब में तैनात हुए। बिन लादेन इस बात से बुरी तरह भड़क गया और उसने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और इसी नफरत का नतीजा था 2001 का 9/11 हमला। और 9/11 वो अमेरिकी इतिहास का सबसे भयानक हमला था। 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक किया और उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसी इमारतों से टकरा दिया। इस हमले में करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और यहीं से बिन लादेन के लिए एक दशक लंबी खोज शुरू हुई। 9/11 के बाद बिन लादेन जैसे हवा में गायब हो गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के लिए उसे पकड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। लेकिन सालों तक वो एक भूत की तरह बना रहा, जिसका कोई पक्का सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। सालों की मायूसी के बाद आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिला, और वो किसी हाईटेक जासूसी से नहीं आया था, बल्कि वो ग्वांतानामो बे की जेल में बंद एक अल-कायदा आतंकवादी के मुंह से निकले एक नाम से आया था। और वो नाम था अबू अहमद अल-कुवैती। ये बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद पाकिस्तानी कुरियर था, एक तरह से उसका दाहिना हाथ। CIA ने अल-कुवैती का पीछा करना शुरू किया, और यही सुराग उन्हें आखिरकार पाकिस्तान के एबटाबाद में एक रहस्यमयी कंपाउंड तक ले आया। ये कंपाउंड कई मायनों में बड़ा अजीब था। इसकी दीवारें 18 फीट तक ऊंची थीं। यहाँ जो लोग रहते थे वो अपना कूड़ा बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जला देते थे। और सबसे अजीब बात थी, तीसरी मंजिल की बालकनी पर 7 फीट ऊंची दीवार, ताकि कोई बाहर झांक भी ना सके। CIA का शक गहराता जा रहा था, कोई बहुत ही खास आदमी यहाँ छुपा हुआ था। लेकिन CIA को पक्का सबूत चाहिए था। ये कन्फर्म करने के लिए कि बिन लादेन अंदर ही है, उन्होंने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। एक नकली वैक्सीनेशन कैंपेन। डॉक्टर शकील अफरीदी की अगुवाई में टीम ने घर के बच्चों के DNA सैंपल लेने की कोशिश की। ये प्लान कामयाब रहा और बिन लादेन के परिवार की मौजूदगी कंफर्म हो गई। चलिए अब वापस आते हैं उस रात पर, रेड वाली रात पर। जैसे ही सील्स उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, उनका मिशन शुरू हो गया। जमीन पर बिताया हर एक सेकंड कीमती था। उनके पास थे सिर्फ 38 मिनट। टीम ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंपाउंड को क्लियर करना शुरू किया। सबसे पहले गेस्ट हाउस में कुरियर अबू अहमद अल-कुवैती मारा गया। फिर मेन बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर उसके भाई अबरार को मार गिराया गया। फर्स्ट फ्लोर पर बिन लादेन के बेटे खालिद से सामना हुआ। एक सील ने उसे अरबी में आवाज दी, और जैसे ही खालिद ने बाहर झांका, उसे भी खत्म कर दिया गया। और फिर टीम दूसरी मंजिल पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है।
बस एक पल लगा और सील्स ने गोली चला दी। जैसे ही बिन लादेन मारा गया, उन्होंने सैटेलाइट फोन पर कोड वर्ड बोला, जेरोनिमो जेरोनिमो जेरोनिमो, और कंफर्मेशन के लिए उन्होंने कहा, जेरोनिमो EKIA, यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। बिन लादेन तो मारा गया, मिशन का एक हिस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन अब एक दूसरा उतना ही जरूरी हिस्सा शुरू होने वाला था। अब सील्स को इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी थी और डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था। और टीम को जो कुछ मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। बिन लादेन के कमरे से बहुत सारी कंप्यूटर फाइल्स, हार्ड ड्राइव्स और डिस्क मिली। ये दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी की एक छुपी हुई डिजिटल दुनिया थी, जिसमें उसके पर्सनल ख्यालों से लेकर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीजें भी थी। मतलब जरा देखिए, इस कलेक्शन में काउंटर स्ट्राइक जैसे वीडियो गेम और कार्स और आइस एज जैसी डिज्नी फिल्में थी, एक 228 पन्नों की पर्सनल डायरी थी, अपने भाषणों के लिए रिहर्सल टेप थे, और आधुनिक पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन भी था, जो उसकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अब एक और बड़ी चुनौती सामने थी। बिन लादेन की बॉडी का क्या किया जाए? अगर उसे जमीन पर दफनाते तो उसकी कब्र एक शहीद स्मारक बन सकती थी। कोई भी देश, यहां तक कि उसका अपना देश सऊदी अरब भी उसकी बॉडी को लेने को तैयार नहीं था। इसलिए उसे समुद्र में दफनाने का फैसला किया गया। इससे कोई स्मारक बनने का खतरा भी नहीं था और 24 घंटे के अंदर दफनाने की इस्लामी रस्म भी पूरी हो जाती। कंपाउंड से निकलने से ठीक पहले सील्स ने अपनी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए उस क्रैश हुए स्टेल्थ हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, लेकिन इस कोशिश के बावजूद हेलीकॉप्टर का एक बड़ा हिस्सा, खासकर उसकी टेल, वहीं रह गई, जिसने दुनिया को अमेरिका की इस टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी की पहली झलक दे दी। तो ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर एक जबरदस्त कामयाब मिशन था। एक आदमी को उसके किए की सजा मिली, लेकिन यह अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। भले ही ओसामा बिन लादेन चला गया हो, लेकिन उसने जिस कट्टर विचारधारा को बढ़ावा दिया वो आज भी दुनिया में मौजूद है। तो उसकी असली विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।